जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, आज के मैच में 2-3 चीज़ें होना पक्के तौर पर श्योर थी और वो ये पहली चीज़ तो यही थी कि भाई इंडिया पाकिस्तान को हराने वाला है। कारण बताऊंगा आपको क्यों। और क्योंकि जिस तरीके से टॉस हुआ था, रिजवान ने टॉस जीता था, जो डिसीजन लिया था, वहीं ये समझ में आ गया था कि भाई इस टीम में दम है ही नहीं। बस ये शुरुआत में जो थोड़ा बहुत फड़फड़ाती है ना, बस वही होने वाला है और उसके बाद में इस टीम का मटिया पलीत होना तय है। दूसरी चीज़, जब विराट कोहली ने खूंटा गाड़ दिया था तब एक बात तय थी कि ये बंदा या तो जल्दी आउट हो जाएगा और इंडिया का मैच फंस जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत भी लंबा खेल गया तो ये एक बार फिर से इस बात के ऊपर ठप्पा लगा देगा कि भाई पाकिस्तान का ऑथराइज बाप जो है वो विराट कोहली है। क्योंकि जब भी क्रिकेट के मैदान की बात आती है तब अगर विराट कोहली खड़ा हुआ है तो वो फॉर्म में हो या आउट ऑफ फॉर्म हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि ये बंदा तुम्हारी मिट्टिया पलीत करेगा, और ये बात तय है। ये आज के मैच के बाद में एक बार फिर से साबित हो गई है। और तीसरी बात ये, वो आईआईटी बाबा ने कह दिया था कि भाई इंडिया आज का मैच हारने वाला है, और जब इस तरह के लोग एकदम से ऐसी धकियानुसी बातें कर देते हैं ना, उसके बाद तो ये पक्का ही रहता है कि भाई इनकी तो ऊपर वाला बिल्कुल नहीं सुनने वाला। और रिजवान तो वैसे भी वहां बैठकर माला जप ही रहा था। अब जब आप इस तरीके से बैठ के माला जपते हो ना, तब आप खुद ही एक चीज कर देते हो कि आपने एक मैसेज भेज दिया है ऊपर वाले को कि भाई सामने वाला अच्छा खेल रहा है तो उसको जिता दो। इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे एक एक करके। शुरुआत करते हैं मैच के सूरत हाल से। सबसे पहले तो देखिए, पाकिस्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जब बैटिंग ली तभी ये बात क्लियर हो चुकी थी कि भाई पाकिस्तान की फटी पड़ी है। लास्ट मैच अगर आपको पाकिस्तान का याद है तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरीके से इन लोगों ने टुक टुक बैटिंग करी थी, और उस टुक टुक बैटिंग को करके जिस तरीके से ये मतलब गलीचों की तरह बेइज्जत होकर उस मैच को हारे थे, इनके दिमाग में बस एक ही बात का डर था और वो ये था कि अगर दोबारा हम चेस करने के लिए गए और इंडिया ने मैच में हमको फंसा दिया तो कहीं हमारे साथ दिक्कत ना हो जाए। और उसी सिचुएशन से बचने के लिए इन लोगों ने बोला कि भाई हम पहले बैटिंग करेंगे, वरना इनको खुद को अपनी बैटिंग में भरोसा नहीं है। इनको खुद नहीं पता होता कि भाई हम टारगेट सेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। भाई एक ऐसी पिच पर जहां पर कि आपने सालों साल क्रिकेट खेला, मतलब पाकिस्तान ने दुबई में ही तो इतने साल क्रिकेट खेला ना, जब उनके यहाँ पर क्रिकेट चल ही नहीं रहा था। तो जब आपने सालों साल क्रिकेट खेला है तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि यार ये पिच कैसे खेलने वाली है। फिर भी इन फट्टुओं ने डर के मारे, सिर्फ डर के मारे, पहले जाकर बैटिंग करी कि यार बिना प्रेशर के हम थोड़ा खुल के खेल लेंगे, बाद में इंडिया को हम लोग प्रेशर बना देंगे, क्योंकि हमारे जो पेस बॉलर है भाई साहब वो तो वर्ल्ड के नंबर 1 है। लेकिन क्या होता है ना, जब आप एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के साथ में अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाते हो तो आपका जो पूरा प्लान रहता है वो फेल हो जाता है, और यही पाकिस्तान के साथ में भी हुआ। आप ओपनर के तौर पर इमाम उल हक को लेकर आया, जो ऑब्वियस सी बात है पहले ही अंडर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसको टीम में एज अ रिप्लेसमेंट बुलाया गया है, क्योंकि फकर जमान बाहर हो गया है। तो उस बंदे को वैसे भी अपने आप को जस्टिफाई करना है, अपनी जगह को जस्टिफाई करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इमाम उल हक के साथ ये थी कि उसको जस्टिफाई करने के लिए भी इंडिया के अगेंस्ट खेलना पड़ा। ऐसी टीम जिसके अगेंस्ट आपकी पूरी टीम नहीं बल्कि आपका पूरा देश, आपका प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री तक प्रेशर में रहता है। तो इमाम उल हक तो वहां पे खुद को प्रूव करने से रहा। थोड़ी बहुत डॉट बॉल्स इंडिया ने क्या डाली, उसके बाद तो ये लोग ऐसा फंसे कि पूछो मत। दूसरी बात, बाबर आजम। बाबर आजम ने बहुत अच्छा हुआ है जो टूर्नामेंट शुरू होने के पहले ही कह दिया है कि भाई मुझको किंग बुलाना बंद कर दो, क्योंकि ये बंदा रन तो वैसे भी नहीं बनाता है। क्रिकेटर के नाम पर ये पाकिस्तान के साथ हुआ सबसे बड़ा फ्रॉड है। मतलब आप जबरदस्ती में उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर कर करके आपने उसको एक ऐसा धोबी का कुत्ता बना दिया है जो ना घर का बचा है ना घाट का बचा है। अच्छा वो खेलता था नहीं, और बुरा खेलना वो अफोर्ड कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बना दी है कि अगर वो घटिया खेल रहा है तो भी आप उसको बाहर बिठाने की हिमाकत नहीं कर पा रहे। आज के मैच में भी उसने थोड़े बहुत शॉट्स खेले, पाकिस्तानियों का दिल जो था वो बिल्कुल छाती से बाहर निकलने लगा कि हाँ भाई मजा आने वाला है आज के मैच में, तो आज तो हमारा नंबर 1 जो बैट्समैन है वो दबा के खेलेगा। लेकिन भाईजान बात ऐसी है कि जो मिट्टी के शेर होते हैं ना, वो पानी पड़ते ही ढीले पड़ जाते हैं। और दिक्कत यह है कि जो विराट कोहली है, हमारा कुंफू पंड्या जो है, उसने ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से ना खाना खाया नहीं है ढंग से, क्योंकि उसने साफ बोल के रख दिया था कि भाई बाबर को मुझे दोबारा चबाना है। मोहम्मद शामी बाहर गया, इन लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। शुरुआत में मोहम्मद शामी के काफ में खिंचाव आ गया था तो वो बाहर चला गया था। वहां पर इन लोगों ने थोड़ी बहुत सांस ली कि चलो ठीक है, अब शायद मैच में हम लोग वापसी कर सकते हैं, क्योंकि शामी नहीं है। तो हार्दिक पांड्या ने बोल दिया भाई आज अपन पार्ट टाइम बॉलर नहीं है, आज अपन फुल टाइम बॉलर के तौर पर खेलेंगे। हार्दिक पांड्या ने आज जो बॉलिंग की है, बाबर आजम को जिस बॉल पर बंदे ने आउट किया है ना, उसकी एक बॉल पहले जो इसने बॉल डाली थी, वो बॉल डालकर जो फ्रस्ट्रेशन दिखा था पांड्या का, उसका एक बात क्लियर थी कि यार इस बंदे को इंटेंट है कि इसको आज बाबर का विकेट चाहिए किसी भी कीमत पर, और अगली ही बॉल पर बंदे ने विकेट निकाल लिया। उसके बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं था इन लोगों के पास, क्योंकि पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है कि जैसे इनके शुरुआत के 2 विकेट गिरते हैं ना, उसके बाद ये खुद को इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट कर देते हैं, क्योंकि देखिए इनको खुद भी पता है कि इनके बस का कुछ भी नहीं है। T20 क्रिकेट का मैंने आपको कल के वीडियो में बताया ही था
क्या होता है कि भाई 20 ओवर का मैच है, एक बैट्समैन भी अगर 25-30 बॉलें 200 के स्ट्राइक रेट से खेल गया तो आपकी टीम का स्कोर एक कॉम्पिटेटिव स्कोर पर पहुंच जाता है। बट वनडे क्या है ना, एक ऐसा गेम है जहां पर कि आपको थोड़ा टिक कर खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ क्या होता है कि ये लोग जैसे ही टिक के खेलना शुरू करते हैं, ये सबसे पहले खाते हैं डॉट बॉल्स। आप ये समझो कि 10 ओवर, पहले 10 ओवर में इन लोगों के 50-55 रन थे 2 विकेट पर। ओके ओके स्कोर था, आप ये नहीं कह सकते घटिया स्कोर था, ओके ओके स्कोर था, क्योंकि लास्ट मैच में 22 रन पर 2 विकेट पर थे इस टाइम पर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अगले 10 ओवर में जहां से मोहम्मद रिजवान और एक बंदा साउथ शकील था मेरे ख्याल से उसके साथ, जब इन दोनों ने मिलकर खेलना शुरू किया तो अगले 10 ओवर में इन्हें फिर 20 रन बनाए। आई थिंक 27 रन इन लोगों ने स्कोर किए। तो मतलब एक अच्छा खासा स्कोर जो आप क्रिएट बना सकते थे, आप जो कर सकते थे, आप खुद को अपने आप ही प्रेशर में ले आए। मौलाना साहब ने तो ऐसा टुक टुक करना शुरू किया कि मतलब ऐसा लग रहा था कि बंदा वाकई में टेस्ट मोड में चला गया है। भाई तुमने पहले बैटिंग करी है, कम से कम इतना स्कोर तो बनाओ कि सामने वाली टीम को ही बनाने में तुमको थोड़ी इज्जत लगे कि चलो ठीक है, नहीं यार ये लोग थोड़ा इज्जत के काबिल हैं। लेकिन तुमने जो वहां पे फटी में बैटिंग करी है, इतनी गंदी फटी में बैटिंग करी है कि ऐसा लग रहा था तुम्हारी बैटिंग देखकर कि यार तुमसे ज्यादा, मतलब तुमसे बड़ा फ्रॉड कोई है ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जब इतना घटिया आप क्रिकेट खेलते हो ना, तो आप यकीन मानिए आप अपनी आने वाली जो बैट्समैन रहता है ना, उनके वो प्रेशर बना देते हो। जब लोग डगआउट में बैठकर आपकी बैटिंग देख रहे होते हैं तब वो एक असेसमेंट बनाते हैं कि नहीं यार पिच ऐसा खेल रही है, इस तरीके से वहां पर स्कोरिंग हो रही है। रिजवान ने क्या किया, रिजवान ने वहां पर जाकर जिस तरीके से बैटिंग करी, आने वाले बैट्समैन के ऊपर पहले ही प्रेशर बना दिया कि भाई यहां पे तो आके हागोगे तुम लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं यहां पे आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान हुआ क्या था। देखो, रिजवान और साउथ शकील ने मिलकर बैटिंग करी, इन दोनों का स्ट्राइक रेट क्या था। साउथ शकील का तो चलो फिर भी थोड़ा आखिरी में उसने बैटिंग घुमा दी थी, तो उसका 81 का स्ट्राइक रेट हो गया था। लेकिन आप समझ के देखो कि वहां पर मौलाना का स्ट्राइक रेट कितना था, 59 का। भाई तुमने अपने आप को टाइम दिया, वनडे में बोलते हैं कि अपने आप को टाइम देना है, तुमने 50 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, लेकिन उसके बाद फिर ये तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम्हारी टीम को तुम एक बढ़िया स्कोर तक पहुंचाओ। लेकिन जैसे ही ये मौका आया, आई थिंक अराउंड 35th ओवर की बात है, ये दोनों के दोनों बैट्समैन आउट हो चुके थे और क्रीज के ऊपर दोनों नए बैट्समैन थे। अब तुम एक सेट बैट्समैन के आउट होने के बाद तुम आए हुए नए बैट्समैन से तो वेट उम्मीद नहीं करोगे ना कि यार ये जो बंदा आया हुआ है ये बढ़िया गेम दिखा कर जाएगा। अब यहीं पर तो सारा का सारा खेल बिगड़ गया ना तुम्हारा, और यही कारण है कि इन लोग अच्छा स्कोर नहीं बना पाए। इंडिया ने इस स्कोर को 41-42 ओवर के आसपास पूरा चेस कर लिया। तो ऐसा नहीं था कि 25 ओवर के बाद में पिच देखिए थोड़ी बहुत बदल गई थी। शुरुआत में जरूर बॉल बैट पर नहीं आ रही थी, लेकिन 25 ओवर के बाद में पाकिस्तान की इनिंग्स में काफी हद तक पिच जो थी वो बदल गई थी और बॉल बैट पर आने लगी थी। लेकिन क्या है, इन लोगों का सेल्फ बिलीफ जो है ऐसे गड्ढे में घुसा हुआ है जो इनको दिखाई नहीं देता, और उस गड्ढे से कुछ भी बाहर जो निकालना रहता है वहां से निकाल नहीं पाते। तो इसीलिए इनका सेल्फ बिलीफ भी उस गड्ढे से बाहर आ नहीं पाता। और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है हर एक मौके पर लगातार सिर्फ और सिर्फ, मतलब एक तरीके से आप देखो, सिर्फ और सिर्फ ये लोग ना अपने आप को ही नीचे गिराने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं। इनके बाद कोई बैट्समैन चला नहीं, वो तो खुशदिल ने आखिरी में आके थोड़ा बहुत बल्ला घुमा दिया तो इनका स्कोर 241 बन गया, वरना ये लोग 200 रन भी नहीं बना पा रहे थे। 200 रन भी नहीं बना पा रहे थे। थोड़ा बहुत खुशदिल ने आकर आखिरी में बल्ला चला दी, वरना आज ये लोग इतना गंदा स्कोर पर आउट होते ना कि इनके देश के लोग इन लोगों को गालियां बक बक के परेशान हो जाते, पर इन लोगों का ना पेट नहीं भर पाता। आज इतनी गंदी हालत हो चुकी थी इन लोगों के मैदान में। और पाकिस्तानियों को सीरियसली ना अब सोचना चाहिए, इनको शर्म करना चाहिए। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में ना टीवी फूटना बंद हो चुके हैं। अब वहां टीवी नहीं फूटते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भी ये बात जानती है कि साले 50 ओवर खेलने वही बहुत बड़ी बात है। आज के मैच में भी ये लोग 50 ओवर कहां खेल पाए, 241 पे ऑल आउट हो गए ना। तो आजकल वहां टीवी नहीं फूटते। उनको पता है कि भाई इस टीम से ज्यादा कीमती हमारे टीवी है, क्योंकि इन गलीचों को तो हर बार हारना है। लेकिन हमारे टीवी तो हम अपनी मेहनत के पैसे से कमा रहे हैं ना, जो इनके पास है नहीं। आटे दाल चावल की तो लाले पड़े हुए हैं। तो आखिर इन गलीचों के पीछे कौन ही टीवी फोड़ेगा यार। तो इन लोगों ने टीवी फोड़ना टोटल बंद कर दिया। पाकिस्तान में अब टीवी नहीं फूटते। अब लोग मैच खत्म होने के पहले टीवी बंद जरूर कर देते हैं, इतना हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा इंडियन टीम की अगर आप बॉलिंग देखो तो आज बॉलिंग में भी एक कलेक्टिव एफर्ट दिखा था। हाँ, कैचेस जरूर छूटे हैं आज, फील्डिंग में भी थोड़ा बहुत लचरपन दिखा था मिड ओवर्स में। बट जैसे हर्षित राणा ने जो कैच छोड़ा था यार, वो थोड़ा सा टिपिकल था। जैसी कदकाठी है हर्षित राणा की, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती बीइंग अ पेस बॉलर। बट हाँ, कैच छूटे नेवरदलेस, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कैच पकड़ लिए गए होते तो पाकिस्तान का स्कोर 241 तक तो नहीं पहुंचता। बट एट द सेम पॉइंट हमको यह भी देखने को मिला कि आज पाकिस्तान ने जो 2 गोल्डन कैचेस छोड़े, एक ही जगह पर छूटे थे, और दोनों कैचेस जो मिड विकेट का एरिया था वहां पर इन लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े थे। एक शुभमन गिल का छोड़ा, दूसरा श्रेयस अय्यर का छोड़ा। जब आप ऐसे कैचेस छोड़ते हो ना,
तब आप मैच को अपने हाथ से सामने वाले को दे देते हो कि भाई आप देख लो ना। पहली बात, आपने स्कोर ऐसा क्रिएट किया नहीं है कि आप उसको बहुत तरीके से डिफेंड कर सको। दूसरा, आप फील्डिंग ऐसी कर रहे हो कि भाई माशाल्लाह, मतलब देखकर लग रहा है कि यार कोई आके हमें चाटा मार दोगे हम नींद से उठ जाएं, और उसके बाद फिर तुम उम्मीद कर रहे हो कि भाई ये मैच हम जीत सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। माला जपने से अगर मैच जीत रहे होते तो यकीन मानो, भारत में धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं। अभी 60 करोड़ लोगों ने ना प्रयागराज नाम के हमारे यहाँ के एक शहर में सिर्फ डुबकी लगाने के लिए पहुंच गए आस्था के नाम पर। तो माला जपने से अगर चीजें सही हो रही होती ना, तो पाकिस्तान मतलब आज अमेरिका को पैसे उधार दे रहा होता। तो वो बात तो आप भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपकी टीम ने जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया, मैं क्या बोलूं। हमारी टीम की तरफ से देखिए लगभग सभी ने अच्छी बॉलिंग करी, और मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिलाया जा रहा है, जो कि थोड़ी बहुत ओवर कर सकता है। 3-4 ओवर उससे एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, बट हार्दिक पांड्या ने आज जिस तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, बंदे को विकेट यहाँ पर 2 मिले, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पर मोहम्मद शमी संघर्ष करते हुए बाहर चले गए थे, उनके पैर के काफ मसल्स जो थोड़े से खिंच गए थे, तब बंदे ने हाथ उठाकर बोला कि मैं देखता हूं यहाँ पे बॉलिंग। देखो, ये होता है एक टीम प्लेयर जो कि टीम के लिए खेलता है, और इस तरीके से हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि यार ये बंदा जो है ना, ये बहुत अल्टीमेट है, जेम ऑफ अ प्लेयर है। और देखो, इंडियन टीम इस समय इसीलिए ब्लेस्ड मानी जाती है क्योंकि हमारे पास इंपैक्ट प्लेयर्स हैं, एक्सपेक्टर वाले प्लेयर्स हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने दम पर मैच जिताना जानते हैं। चाहे आप शुभमन गिल की बात कर लो, चाहे आप हार्दिक पांड्या की बात कर लो, चाहे आप अक्षर पटेल की बात कर लो, चाहे आप श्रेयस अय्यर की बात कर लो, चाहे आप केएल राहुल की बात कर लो। हमारे पास ऐसे बैट्समैन थ्रू आउट द लाइनअप हैं जो कि अपने दम पर मैच जिताना चाहते हैं। यहां पर मैंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा का नाम तो लिया ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो वेटरन प्लेयर्स हैं। ये लोग तो मतलब नींद में भी तुमको मैच जिता देंगे, ये ऐसे प्लेयर्स हैं। तो आप टीम इंडिया के ऊपर डाउट नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी आपका एक बुरा दिन आएगा जिस दिन शायद आप नहीं चल पाओ, बट आप टीम इंडिया के ऊपर डाउट नहीं कर सकते। टीम इंडिया 2 मैच जीतने के बाद ने अपनी जगह फाइनल में पक्की कर चुकी। और विराट कोहली, जो कि विराट कोहली के ऊपर आएंगे बाद में, उसके ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे, क्योंकि बंदे ने जिस तरीके से पिलाया है ना इन लोगों को, मजा आ गया है भाई। पहली बात तो देखो, जितने भी लोग लाइव हो भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अब चलते जरा इंडियन इनिंग की बात करने के लिए कि भाई इंडिया की इनिंग कैसी रही। अब देखो, शुरुआत जो टीम इंडिया की थी वैसी हुई जैसी कि आजकल होती है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने अटैक करना शुरू किया, बट उसी अटैक में आपको यहां पर क्रेडिट देना पड़ेगा भाई शाहीन शाह अफरीदी को, जो लेट इन स्विंगिंग यॉर्कर उसने मारी थी रोहित शर्मा को। वो बॉल वाकई में बहुत शानदार थी, और दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन बैट्समैन भी शायद उस गेंद को नहीं खेल पाते। तो रोहित शर्मा वहां पर आउट हो गए, पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा बॉलर को कि उसने एक बहुत शानदार बॉल डाली थी। 15 बॉलों पर 20 रन हमारे कप्तान साहब ने बनाए थे। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से शुभमन गिल ने विराट कोहली के साथ में एक बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए इनिंग को आगे बढ़ाया, प्लस विराट कोहली, जो कि ऑब्वियस सी बात है यार, बंदा थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था इस मैच के पहले, उसको भी पूरा मौका दिया कि नहीं भाई आप भी आकर अच्छे से रन बनाओ और सब चीजें करो। तो ये चीज मतलब सीरियसली थोड़ी एक अच्छी लगी। तो ये उसी का नतीजा था कि जो कॉन्फिडेंस विराट कोहली को आया, और प्लस विराट कोहली को चैलेंजेस पसंद है। आज की तारीख में विराट कोहली को कोई स्लेज नहीं करता है। उसका पीछे का कारण ये है कि विराट कोहली मधुमक्खी का वो छत्ता बन चुका है कि जिसमें अगर आपने हाथ डाला तो आपको ही काटेगा, आपका ही बुरा होना है। तो वहां से फिर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने एक शानदार पार्टनरशिप करी, और मैं आपको बता दूं, अगर आज विराट की सेंचुरी नहीं होती तो फिर ये जीत कहीं ना कहीं थोड़ी सी अधूरी जरूर लगती है, आप मानो या ना मानो। श्रेयस अय्यर बहुत बढ़िया गेम खेला बंदे ने, मैच सिचुएशन के हिसाब से अडाप्ट किया, अपनी अपनी गेम टेक्निक को बदला, समझा कि किस तरीके से यहाँ पर मुझे खेलना ठीक रहेगा, और भी जो चीज़ें कर सकता था बंदा उसने किया, एंड इवेंचुअली उसने टीम को जीत दिलाई। और यही एक टीम प्लेयर होता है जो कि बिना ये सोचे समझे कि उसको कहाँ मौका मिल रहा है, कैसे मौका मिल रहा है, उसने टीम के लिए खेला। देखो, श्रेयस अय्यर भी एक तरीके से पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ सिलेबस बदला ही है। ये लोग क्या है, इनके दिमाग में ना सिर्फ रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा यही लोग चलते रहते हैं। और बुमराह के जाने से क्या हुआ था, ये लोग बहुत ज्यादा खुद को फ्लैट समझ रहे थे पाकिस्तान वाले कि अरे बुमराह नहीं तो इनका बॉलिंग अटैक तो क्या ही होगा। तो बाबर आजम बंदा, मतलब भाई तेरे ऊपर इतनी कुछ चीजें डिपेंडेंट हैं। टीम इंडिया वहां बैटिंग कर रही है, धो रही है, कैमरे पे ये बंदा एक बार दिखाई नहीं दिया। विराट कोहली कैप्टन नहीं है, लेकिन दूसरे बॉलर के विकेट के ऊपर ये बंदा सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई देता है, चाहे कप्तान है या नहीं है। बट आप देखो, आपको बाबर कब दिखाई दिया, बस धीरे से पीछे से आ जाते हैं हाथ मिलाने के लिए। भाई तुम टीम के अगर सबसे बड़े बैट्समैन हो तो कम से कम उस तरह का इंपैक्ट तो दिखाओ टीम के ऊपर, और वही चीज तुम दिखा नहीं रहे हो। और इसीलिए तुमको कोई पूछता भी नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में आज की तारीख में, और तुम्हारी जो ओडीआई रैंकिंग है ना, उसको फ्रॉड माना जाता है। दिस इज द वेरी रीजन कि आपके साथ क्यों इस तरीके से बिहेवियर किया जाता है वर्ल्ड क्रिकेट में। आपको इस बात को समझना पड़ेगा।
टीम इंडिया ने इस मैच को बहुत डोमिनेटिंगली जीता है और बहुत शानदार तरीके से जीता है। मैं आपको बस यही बोलूंगा। देखो, सबसे बड़ी बात तो यही कि यार पाकिस्तान जो है पैचेस में भी अच्छा नहीं खेल पाई, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। इंडिया ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और पाकिस्तान ऑलमोस्ट अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। होस्ट नेशन दुबई खेलने के लिए बाहर आए थे और बाहर से ही सीधे वापस घर जाने वाले हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है।